नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो हम बात कर रहे थे कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013 के बारे में। और इसी की कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं धारा 13 से संबंधित प्रावधान और इससे आगे के प्रावधानों की बात हम करेंगे। इससे पहले हमने धारा 12 तक पढ़ चुके हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमने धारा 1 की बात की, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ की तिथि। धारा 2 परिभाषाएं। धारा 3 लैंगिक उत्पीड़न का निवारण। धारा 4 आंतरिक परिवाद समिति का गठन। धारा 5 जिलाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान। धारा 6 हम बात करें जिलाधिकारी के द्वारा स्थानीय परिवाद समिति का गठन। धारा 7 हम बात करें स्थानीय परिवाद समिति की संरचना, उसका जो है कार्यकाल एवं अन्य शर्तें। धारा 8 लेखानुदान की हमने बात की, ऑडिट जिसे हम कहते हैं, अनुदान, लेखा परीक्षा। इसके बाद में हम बात करें धारा 10 सुलह का प्रावधान। माफ़ कीजिएगा, धारा 9 में हमने बात की थी लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद या शिकायत। धारा 10 सुलह का प्रावधान। इसके साथ ही हमने धारा 11 और धारा 12 के बारे में भी बात की है। धारा 11 में हमने जो है जांच, और इसके बाद में हमने बात की थी धारा 12 जो हम कहें महिला से संबंधित प्रावधानों की बात करती है, जिसमें जांच लंबित रहने के दौरान कार्यवाही जो अपेक्षित की गई है उसकी बात हमने धारा 12 के अंदर की थी। तो साथियों, अब हम बात करेंगे धारा 13, और धारा 13 प्रावधान करती है जांच रिपोर्ट का। तो चलिए टू द पॉइंट, एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी आपके सवाल यहां से बनने वाले हैं उन सभी को कवर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। धारा 13 जांच रिपोर्ट। जांच रिपोर्ट अर्थात जांच पूरी होने के बाद जो रिपोर्ट तैयार होगी उसकी बात यहां पर की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद जांच रिपोर्ट दस दिनों के अंदर प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है साथियों, यानी कि जब जांच कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, किसको प्रस्तुत की जाएगी? देखिए, सबसे पहले किस किस को ये सौंपी जाएगी, प्रस्तुत की जाएगी, आप यहां रह सकते हैं 10 दिनों के अंदर उपलब्ध की जाएगी, आप ये भी लिख सकते हैं, उपलब्ध कराई जाएगी। एक ही बात है, दोनों प्रकार से एग्जामिनर इसको यहां से पूछ सकता है किस किस को करवाई जाएगी। देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी आंतरिक परिवाद समिति। यानी कि यदि किसी मामले की जांच आंतरिक परिवाद समिति कर रही है तो वो यह रिपोर्ट किसे सौंपेगी? नियोजक को। और साथ में इसी प्रकार स्थानीय परिवाद समिति यदि मामले की जांच कर रही है तो वह किसे सौंपेगी? वह जिला अधिकारी को इसकी रिपोर्ट सौंपेगी। साथ में हम यहां बात करें, साथ में संबंधित पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो हमने बात की
धारा 13 का संबंध किससे है? धारा 13 का संबंध है जांच रिपोर्ट से, यानी कि जांच कंप्लीट हो गई। अब जांच पूरी होने के बाद जांच समितियां, हम बात करें जांच रिपोर्ट कितने दिनों के अंदर उन्हें प्रस्तुत करना अनिवार्य है? 10 दिनों के अंदर वो प्रस्तुत करेंगी। अच्छा, किस किस को प्रस्तुत करेंगी, किसको उपलब्ध करवाएंगी 10 दिनों के अंदर? तो आपको यहाँ पर याद रखना है, सबसे पहले तो नियोजक, जिलाधिकारी, और इसी के संबंध में हम बात करें पक्षकार। अब पक्षकारों की भी हमने बात की तो आपको पता है 2 पक्षकार हैं यहां पर, ठीक है। एक तो कौन सा है? व्यथित महिला, और दूसरा कौन सा है? प्रत्यर्थी। ठीक है साथियों, आंतरिक परिवाद समिति जांच किसे सौंपेगी? नियोजक को। और स्थानीय परिवाद समिति किसे सौंपेगी? जिलाधिकारी को। इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, जिसने जिस समिति का गठन किया है रिपोर्ट उसी को ही सौंपी जाएगी साथियों। तो उम्मीद करता हूं यहां से आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब यहां से अगला सवाल बनता है, देखिए जांच रिपोर्ट यदि हम बात करें अब किनको उपलब्ध कराई दी गई? नियोजक या जिलाधिकारी को। तो अब इसके ऊपर कार्रवाई करना, एक्शन लेना किसकी जिम्मेदारी है? तो यहां से हम बात करें तो ये जिम्मेदारी बनती है जिसको ये रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई है, अथवा नियोजक या जिला अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट मिलने के बाद में 60 दिनों के भीतर इस पर कार्यवाही करना अनिवार्य है। तो चलिए हम यहां पे नेक्स्ट पॉइंट के रूप में इस बात को भी लिख लेते हैं। नियोजक या जिला अधिकारी को जांच रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार साठ दिनों के भीतर नियोजक या जिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार 60 दिनों के भीतर संबंधित पक्ष पर कार्यवाही करना अनिवार्य है। ठीक है साथियों, यानी कि जैसे ही जिलाधिकारी और नियोजक को जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी तो जांच रिपोर्ट में जो सिफारिशें उनको प्राप्त होंगी उन सिफारिशों के अनुसार 60 दिनों के भीतर इनके द्वारा संबंधित पक्ष पर, यानी कि जो भी व्यक्ति दोषी है उस पर कार्यवाही की जाएगी। अब यहां से दो बातें बनती हैं, मुख्य रूप से 2 बातें। सिफारिश क्या हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं? सिफारिशों में यदि 2 बातें, या तो दोषी है या दोषी नहीं है। यदि दोषी है तो संबंधित पक्ष यदि दोषी है, दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर उपलब्ध सेवा नियमों के अधीन कार्यवाही अपेक्षित की है, ऐसा लिखा जाएगा। और यदि दोषी नहीं है तो संबंधित पक्ष के ऊपर किसी प्रकार का दोष साबित नहीं होता है तो किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार का उस जांच रिपोर्ट में नोट डाल के ये चीज़ लिखी जाती है। जैसा हम प्रार्थना पत्र जब हम लिखते हैं स्कूल में, आपने देखा होगा कि आप एक एप्लीकेशन जब लिखते हैं तो उसमें जब आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे मुख्य रूप से जो नोट डाल के सज़ा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी इसका वर्णन किया जाता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट पसंद आया होगा और सारी चीज़ें, आपके सारे सवाल, यहाँ से जितने भी सवाल बनते हैं वे सभी क्लियर हो गए होंगे। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे हम धारा 14 और इससे अन्य संबंधित धाराओं के बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, धारा 14, हमने धारा 13 जांच रिपोर्ट की बात की, उसके बाद में संबंधित कुछ धाराएं हैं जिन्हें सिर्फ हमें धाराओं के रूप में याद रखना है। इसके अंदर कोई विशेष ऐसा
अध्ययन सामग्री नहीं दे रखी है जहां से आपके सवाल बनते हों। तो मैं अनावश्यक रूप से आप ऐसी अध्ययन सामग्री आपको याद करने के लिए प्रस्तुत नहीं करूंगा कि जिसको आप याद करें और एग्जाम में वहां से सवाल नहीं पूछे जाएं। तो आपको यहाँ सबसे पहले देखिए धारा 14, मिथ्या या द्वेषपूर्ण आरोप यदि लगाए जाते हैं, द्वेषपूर्ण परिवाद प्रस्तुत किया जाता है और ऐसे कोई साक्ष्य उपलब्ध करवाए जाते हैं, यानी कि मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान। यदि किसी महिला द्वारा लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत की जाती है और जांच समिति में यह पाया जाता है कि इस महिला ने जबरदस्ती अपनी कोई पर्सनल किसी कारण से या अन्य किसी कारण से इसने जानबूझकर संबंधित व्यक्ति पर लैंगिक उत्पीड़न का आरोप लगाए हैं प्रत्यर्थी पर, यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित महिला पर इस प्रकार की इस धारा के अंतर्गत कार्यवाही का प्रावधान है। साथ में हम बात करें धारा 15। देखिए धारा 15 कहता है प्रतिकर की अवधारणा। प्रतिकर ये क्या है? प्रतिकरण की अवधारणा, ठीक है। प्रतिकर है साथियों, प्रतिकरण नहीं है, इसको आप प्रतिकर कर लीजिएगा। प्रतिकर की अवधारणा यानी कि अब इस हम बात करें इस अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी व्यथित महिला के साथ वास्तव में लैंगिक उत्पीड़न हुआ है और उसे हो सकता है कि अर्थ के रूप में यानी कि पैसे की कोई हानि हुई हो, उसे नौकरी से निकाल दिया गया हो, उसकी तनख्वाह रोक ली गई हो, तो इस प्रकार के जो अन्य प्रावधान है तो ये धारा 15 के अंदर प्रावधान किया गया कि उस महिला को वो समुचित सुविधाएं, अर्थ, रुपया, पैसा मुआवजे के तौर पर मिलना चाहिए। आगे हम बात करें धारा 16, परिवाद के अंतर वस्तुओं और जांच कार्रवाइयों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने पर रोक। देखिए साथियों, आरटीआई के तहत हम जो है यहाँ पर महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत जितना भी जो भी परिवाद प्रस्तुत होंगी, जितनी भी शिकायतें प्रस्तुत होंगी, और यदि हम बात करें इन अंतर वस्तुओं में जांच कार्रवाइयों जो भी हम बात करें उस परिवाद के अंदर जो भी अंतर वस्तुएं होंगी, जो भी जांच कार्रवाइयां संपन्न होंगी, ना तो उनका प्रकाशन किया जाएगा, किसी भी रूप में उनका प्रकाशन नहीं होगा और ना ही उनको सार्वजनिक किया जाएगा। इस पर रोक का प्रावधान आपकी धारा 16 इस बात का प्रावधान करती है, ठीक है। यानी कि आप आरटीआई के तहत भी यहां से सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें परिवाद। परिवाद की अंतर वस्तुओं और जांच की कार्यवाहियों को यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक कर देता है तो उस पर क्या लगाया जाएगा? जुर्माना। और इस जुर्माने को इस अधिनियम के अंदर क्या कहा गया है? शास्ति कहा गया है। याद रखिएगा, यदि वो वहां पर जुर्माना एक सामान्य शब्द है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन मैं यहां लिखता करने वाले पर शास्ति, तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। धारा 18, अपील का प्रावधान। यदि सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही नहीं होती है तो हम बात करें व्यथित व्यक्ति के द्वारा जो है जिस दिन सिफारिशें हुई उसके 90 दिनों के भीतर क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। सिफारिशों को क्रियान्वित न करने पर क्या होगा? व्यथित व्यक्ति, अब मैंने यहां पर व्यथित व्यक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है, इस बात से आप ये समझिएगा कि यहां पर दोनों ही हो सकते हैं, एक तो प्रत्यर्थी भी हो सकता है और एक व्यथित महिला भी हो सकती है, ठीक है। आप कहेंगे सर कैसे? देखिए मैंने क्या कहा, सिफारिशों को क्रियान्वित न किए जाने पर व्यथित व्यक्ति अपील कर सकेगा। व्यथित व्यक्ति या तो प्रत्यर्थी होगा या महिला होगी। इसका कारण क्या है? देखो, यदि साक्ष्य सही हैं, यदि साक्ष्य सही हैं तो कार्यवाही किस पर होगी? इस पर। और यदि साक्ष्य जो प्रस्तुत किए गए वो झूठे हैं, झूठे आरोप लगाए गए, तो कार्यवाही किस पर होगी? इस पर। तो व्यथित व्यक्ति के अंदर दोनों ही शामिल होंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और जो अपील होगी, जिस तारीख को जो है ये सिफारिशें प्रस्तुत की जाएगी जिलाधिकारी और नियोजक के पास, उसके 60 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। साथ में धारा 19 नियोजक के कर्तव्यों का पालन करती है, प्रावधान करती है, और धारा 20 जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियों का प्रावधान करती है। धारा 21 समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ठीक है। समिति यानी कि यहां पर देखिए आप आंतरिक समिति भी हो सकती है और स्थानीय परिवाद समिति भी हो सकती है। दोनों समितियां अपने जो दोनों ही आंतरिक परिवाद समिति नियोजक को और स्थानीय परिवाद समिति जिला अधिकारी को जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। कौन सी? वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। अब ये जो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी,
इस वार्षिक रिपोर्ट यानी कि जो भी साल का जो घटनाक्रम रहा, कितने लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद आए, कितने नहीं आए, क्या उसका प्रोसेस रहा, ये सारा समिति भेजेगी। लेकिन नियोजक का कर्तव्य होगा कि वो क्या करे, जानकारी सम्मिलित करे। कौन सी वाली? वार्षिक रिपोर्ट में। कौन सी जानकारी? ऐसी जानकारियां जिनके अंदर बताया गया है कि पूरे साल में कितने लैंगिक उत्पीड़न के मामले आए, कितने मामलों का निपटान हो गया, कितने मामले प्रक्रियाधीन हैं। यानी कि इस प्रकार की तमाम जानकारियों को शामिल करना किसका उत्तरदायित्व है? नियोजक का। तो साथियों, उम्मीद करता हूं यहां से आपके जितने भी एग्जाम में सवाल बनेंगे वे सभी क्लियर हो गए होंगे, आपको एक कंसेप्ट से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो एक बार पुनः हम नई कक्षा में मिलेंगे। धारा 23 से लेकर पूरी 30 तक की जो बाकी धाराएं बच गई हैं उन सभी को भी हम पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपको अध्ययन सामग्री और कंटेंट पसंद आ रहा है साथियों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में कमेंट भी करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी मेरे नए मित्र हैं हमारे YouTube चैनल पर, वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस, जितनी भी अध्ययन सामग्री कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है उसके तुरंत प्रभाव से आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। एक बार पुनः नई कक्षा में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।